This conference will now be recorded. तो पहली चीज क्या है, पहला चैप्टर क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, अब हमें समझना क्या है, जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आते हैं। ठीक है, मतलब इस टॉपिक से भी जो है वो सवाल बनते हैं। और दूसरी चीज एक और होती है कि जैसे मान लीजिए हम इंटरनेशनल रिलेशन में लिख रहे हैं इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में, तो अगर हमको अपनी लोकेशन का आइडिया है, हमको अगर लैटिट्यूड्स का आइडिया है, हमको हमारी कोस्टल बाउंड्री का आइडिया है कि कितनी बड़ी हमारी बाउंड्री है, किन किन देशों से लगती है। Geography is an important part of foreign relations because if you have adverse or beneficial geography, then your foreign relations would always be shaped by that geography. जैसे अगर हम ईरान को देखें तो ईरान हैज अ वेरी वेरी एडवर्स जोग्राफी। ठीक है, एक तरफ बलूचिस्तान है, वो भी डेजर्ट है, उसके ऊपर जो है वो 3 डेजर्ट है, वो जो है वो बहुत एलिवेशन पर है। तो कहने का मतलब है कि जो है ना, चीजें बहुत वियर्ड हो जाती हैं जब हमारी ज्योग्राफी खराब हो जाती है। तो ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। सो हमको ये इस लाइन से क्या पता चलता है, व्हाट डू वी टेक आउट फ्रॉम दिस लाइन, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, दैट इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल नेशन। इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल नेशन। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि व्हेन वी से दिस दैट इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल नेशन, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि वी आर नॉट लाइक द nations of Europe or nations of Africa or Americas. We have a long history back, because if you see America, तो अमेरिका का कोई सिविलाइजेशन नहीं है। बेसिकली पीपल फ्रॉम यूरोप केम, दे इनहेबिटेड अमेरिका एंड दे cornered the people who were living in America before that. That was red Indians, right? So few civilizational states are there present in present times. Number one is Israel, number two is India, number three China. So these kind of nations, these kind of civilizational states, they have been there for long, right? So पहला शब्द जो है कि India is one of the ancient civilizations in the world, इसका मतलब क्या है, that India is a civilizational nation. India is a civilizational nation. ठीक है, it has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved towards displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, economic development, blah blah blah. And एक चीज ध्यान रखिए, इन्होंने लिखा है it has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. When we say multifaceted growth, it means development. What is the difference between growth and development? ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होती है, ग्रोथ इकोनॉमी में हो सकती है, ग्रोथ सोशल हो सकती है, ग्रोथ पॉलिटिकल हो सकती है, लेकिन व्हेन ग्रोथ हैपेंस इन multiple dimensions, multiple directions, then that is called development. Then that growth is called development. Remember this. ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर India has also contributed significantly to the making of world history. क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं India has contributed, India has contributed significantly to the history of the world. अब इसमें जो है वो हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी एप्ट टाइम नहीं है। ठीक है, और डिटेल में इसकी बात करेंगे आगे। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर लोकेशन, India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The main land extends between latitudes 8.49 degree and longitude falana falana. So
The first thing that you need to remember is this location. आप इसको भूल नहीं सकते, आप इसको भूलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप इसको भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 8 to 4 degree north and 37 degree 6 minutes north, और लॉन्गिट्यूड क्या है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है? ये क्या होते हैं? ये हमारी अर्थ का फ्रंट व्यू है, ये हमारी अर्थ का फ्रंट व्यू है। इसमें जो आपको ये लिटिल लिटिल लाइंस दिख रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई जिससे कि हमको समझ में आए कि हम किसी भी कंट्री की लोकेशन को मार्क कर सकें, ठीक है? हालांकि इसका कारण और भी बहुत कुछ है, बट उसकी चर्चा हम करेंगे कहां पर? भूगोल में, ज्योग्राफी, ठीक है? तो अपना पहला काम क्या है? अपने को ये मैप रटा होना मांगता है। कौन सा मैप? तो ये वाला मैप, ये दिख रहा है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है? और सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर जो है वो हमारी कौन सी जगह है? वेस्टर्न पार्ट जो हमारा है वो ज्यादा ऊंचा है, ईस्टर्न पार्ट जो हमारा है वो कम ऊंचा है। आई रिपीट, वेस्टर्न पार्ट जो हमारा है वो ज्यादा ऊंचा है और ईस्टर्न पार्ट जो हमारा है वो कम ऊंचा है। यानी कि जो भी स्नोफॉल वगैरह ज्यादा होगा वो कहाँ ज्यादा होगा? टेम्परेचर ज्यादा एक्सट्रीम कहाँ होंगे? क्यों भैया? अरे बता दो यार, मन नहीं क्या बताने का? थोड़ा सा बता देते कह रहे थे हैं। बाला जी सर, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इन द वेस्ट द लैटिट्यूड, ठीक है, ये 37 डिग्री लैटिट्यूड तक जा रहा है, 37 डिग्री लैटिट्यूड तक जा रहा है, और ये जो है वो 29-30 तक जा रहा है, ठीक है? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये सवाल अभी नहीं पूछना चाहिए था, सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ, ठीक है? couldn't have asked this question क्योंकि अभी आपको ये नहीं बताया कि इक्वेटर और पोल्स में डिफरेंस क्या होता है। हाँ 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 हाँ, वही गलती होगी, गलती मेरी, हमारी गलती है। एक छोटी सी बात देखिए, ये जो 0 डिग्री दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही सबको? ये 0 डिग्री जो है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है? इस 0 डिग्री लाइन को जो हमारी अर्थ पर बनी होती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है? और मान लीजिए कि हमारा सन जो है वो यहाँ पर होता है और हमारी अर्थ आपको पता है थोड़ी टिल्टेड है 23.5 पर, तो हमारा सन जो है वो इस तरह से पोजिशन होता है कि इक्वेटर पर वो लाइट ज्यादा देता है और सीधी स्ट्रेट रेज आती है। और आपको पता है कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है? दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो हमको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर हमारा जो सन है वो ज्यादा हीट देता है, या ज्यादा वो जो है वो सनलाइट देता है कहाँ पर? इक्वेटर में, ठीक है? लेकिन अगर हमारा सन यहाँ पर है तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी रेज जो है वो एक तो स्लांटेड रेज आती है, एक तो स्लांटेड रेज आती है, और स्लांटेड होने के कारण उनको ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है। और जब सनलाइट को ज्यादा दूर तक एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करना पड़ता है तो व्हाट हैपेंस इज कि सनलाइट की जो उसका सन रे का डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसका जो हीट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है? इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अभी ये टॉपिक नहीं था, बट just remember one thing, that temperatures at equator would be higher and temperatures at poles would be lower. Temperatures on ground would be higher and temperatures above ground
so say if you are at height of 2000 meters on the same latitude, right? If you are at the height of 1000 or 2000 meters on the same latitude, the if you then the temperature would decrease. ठीक है, एक बहुत छोटी सी चीज है कि when you move upwards means let it altitude wise, तो आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। when you move upwards आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, उस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, एक बात समझना, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, अब ये यूपी है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर और सेम लैटिट्यूड पर यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का टेम्परेचर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आप जमीन पर है और यहाँ पर आप जमीन से करीब करीब 2000 ऊपर, किसी 2000 मीटर ऊपर किसी पहाड़ पर है, किसी माउंटेन पर है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है ना कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसका रीजनिंग क्या है वो मैं ज्योग्राफी में बताऊंगा, ठीक है, इसकी रीजनिंग क्या है वो मैं ज्योग्राफी में बताऊंगा। फिर क्या, तो अपने को ये मैप रटा होना मांगता है, ठीक है। फिर तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर द मेन, अच्छा अब क्या लिखा है, लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये दिखा है। तो कई बार होगा कि वी वुड नॉट नो दीज टर्म्स, नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि नदर्न हेमिस्फीयर के बारे में 2 लाइनें वहीं लिख लेनी है, स्टार बना करके पता कर लेना है नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। बेसिकली ये जो 0 डिग्री है ये पूरे पूरे अर्थ को 2 पार्ट्स में बांटती है। दिस वन इज नदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन इज सदर्न हेमिस्फीयर, दिस वन इज नदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन इज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो दैट इज इट। The mainland extends between, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, the mainland extends between, इंडिया extends between नहीं, mainland extends between। क्यों? क्योंकि इंडिया तो यहां तक है, ये दिख रहा नहीं दिख रहा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये दिख रहा नहीं दिख रहा, इंडिया जो है वो इस जगह तक है, 6 डिग्री 45 मिनट्स तक, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखिएगा कि मेन लैंड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट तक आती है, बट इंडिया एक्सटेंड्स टू 6 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, इसीलिए उन्होंने वहां पे लिखा है मेन लैंड, एंड दैट इज हाउ योर ऑप्शंस कम, ठीक है, कि वो आपको घुमा देंगे मेन लैंड में और उसमें, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखिए। फिर the Tropic of Cancer divides the country into almost 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman Nicobar and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे कंट्री के बीचों बीच से एक लाइन जाती है 23.5 की, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है ये हमारे इसको 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से भी सवाल को बना देते हैं कभी कभी, ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होके जाती है। अब आपका अगला काम क्या है कि हमको देखो ये डिफरेंस होता है एनसीईआरटी
में जो लिखा है और जो हमको पता होना चाहिए उसमें आपका काम क्या है, आप क्या ढूंढ करके लाएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो करके जाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए, यू हैव टू फाइंड दैट व्हिच ऑल स्टेट्स, you have to find that which all states, right, have tropic of cancer passing through it। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ कहाँ से गुजर रही है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे इन्होंने कहा है कि बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, अरेबियन सी। तो हमको क्या करना है, थोड़े थोड़े नोट्स इनके बारे में बना लेने हैं। ठीक है, कि बे, जैसे अंडमान एंड निकोबार है तो अंडमान एंड निकोबार के कितने पार्ट्स हैं, कई बार हमको पता चलेगा कि अंडमान एंड निकोबार के जो है वो 6 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा कि अंडमान एंड निकोबार जो है उसके कितने हिस्से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो आपको बनाना भी होगा। ठीक है, वो आपको बनाना भी होगा। ठीक है, कि अंडमान निकोबार के बारे में जो है वो हमको थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर साइज, the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer। India's total area बनाना क्या है, क्या अंडमान निकोबार, नहीं नहीं, हमको मैप बनाना क्या मतलब, फोटो एक एक खींच के लगा देनी है अंडमान निकोबार की, उसमें ये पता होना चाहिए लिटिल अंडमान कहाँ है, मिडिल अंडमान कहाँ है, अंडमान निकोबार में कौन सा नॉर्थ एंड साउथ है, अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे, कार निकोबार ऊपर है कि लिटिल निकोबार ऊपर है। ठीक है, तो वो इस ये सब पूछ लेते हैं, वहां पर कौन सा वोल्केनो है, कितने नेशनल पार्क पाए जाते हैं, कैसी वहां की वाइल्ड लाइफ है, ये सब पता करना है। तो ना, हाँ, अगर मैप याद हो जाएगा तो आपको ये याद हो जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर हम जो है, हाँ, अगर हम जो है वो मैप को अच्छे से कर लेंगे, अगर हम एटलस अपने सामने रख करके काम करेंगे तो हमारी जिंदगी वैसे भी आसान हो जानी है। ठीक है, फिर तो साइज, the landmass of India has an area of 3.28 million square kilometers। India's total area accounts for about 2.4% of total geographical area of the world। क्या कह रहे हैं, अब देखिए, how you use these lines, what you will say, suppose there is a debate on population control bill, so what you will say that India's geographical area is 2.4% of the world, but its share of India's population in the world is around कितना होगा, 17%, कितना, 8 ट्रिलियन के आसपास है ना, वी आर ऑलरेडी 1.3 ट्रिलियन, तो अराउंड 15 16 17%। ठीक है, एक बार एग्जैक्ट डेटा ले लेते हैं, रुक जाओ। सो वो चीज भी हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, सेवनटीन पॉइंट सेवन। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि 2% ऑफ 2.5% ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड accommodates 17.7% of population, which shows the kind of pressure our natural resources, our economy have।
बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम इस तरह के डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं। बाला, बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? बाला, ठीक है। आगे, from figure 1.2, it is clear that India is the seventh largest country of the world. Seventh largest country of the world. So how you use these lines? Suppose there is a question on geography or there is a question on economy. Okay, or there is this question on multipolarity. The time has come now for India to rise. So you would say that India is already the third largest, fourth largest economy in the world. India is seventh largest country in the world. India is the second most populous country in the world with a huge demographic dividend. So why we can't lead now? These are the favorable conditions. So you use these data in that type of question. ठीक है, वैसे पूजा एक बार ग्रुप पे डाल दो 2021 वाले कि जो आना चाहे आ सकता है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी भी उधर पढ़ना बताया नहीं है। ठीक है, इससे चैप्टर एक याद आ रहा है इंडिया वे का। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं ना कि यू डोंट सी the art is how you use most basic things in most sophisticated manner, right? Simplicity is the ultimate sophistication. ठीक है, ये ध्यान रखिए कि simplicity is the ultimate sophistication. आप एकदम छोटी छोटी बातों को कैसे पिरो सकते हैं अच्छी तरीके से, वही आर्ट है। ठीक है, तो whenever you say that it is a time, the time has come for India to rise, what will be arguments? India is the seventh largest country, fourth largest economy, third largest military power, and second most populous country with a huge demographic dividend. It is now that we should lead. ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ऐसे ना ज्यादा समझ आ रहा है। क्या ज्यादा समझ आ रहा है? क्या कहना क्या चाहती हो पूजा? मतलब मैं कह रही हूँ कि अभी ना जब आप पढ़ा रहे हो ना, जैसे मैंने पूरी पढ़ ली 2 बार ज्योग्राफी 9th की, लेकिन मुझे इतनी क्लियरली चीजें नहीं समझ में आई जितना आप अभी करा रहे हो तो आ रही है। तो मतलब जब आप ज्योग्राफी करा मैंने दोगे तो एक बार और रीडिंग मार लेना इसकी, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमको ये पढ़ना होगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। India is bounded by young fold mountains in the northwest. अब यहाँ पर एक शब्द क्या आता है? young fold mountain. ठीक है, यहाँ पर एक शब्द क्या आता है? young fold mountain. यानी कि हमको पहली चीज क्या पता चलती है कि हिमालयाज इज द यंग, नंबर वन यंग मतलब नए माउंटेन्स हैं, नंबर दो फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, हमको दो चीजें पता चली, क्या कि हिमालयाज जो है वो यंग माउंटेन्स हैं, नंबर टू हिमालयाज जो है वो ओल्ड माउंटेन्स हैं। ओल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? जो दो चीजों के टकराने से फोल्ड पड़े उनसे बनते हैं। ठीक है, तो इतना हमको ये बात भी ध्यान रखनी है। इंडिया इज बाउंडेड बाई young fold mountains in the northeast, northwest, north and northeast। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये तो गलत है यार, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अरे मैंने नहीं कंप्लीट करा यार, क्या बात कर रहे हो? क्या कह रहे हैं समझिए।
कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ पूरा, ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट पूरा नॉर्थ और ईस्ट में भी माउंटेन से कवर्ड है। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो इंडिया हैज अ नेचुरल बाउंड्री, इंडिया हैज अ नेचुरल बैरियर in its north, which means that India has a special geography, that which means India has a special geography which will ultimately shape foreign relations. Yes or no? बोल दो, थोड़ा ही बोल दो। दिलीप, क्या चल रहा है? ठीक चल रहा नहीं चल रहा? पाकिस्तान के साथ भी नेचुरल बाउंड्री है, वो नेचुरल बाउंड्री झेलम की है, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास मिल जाती हैं यहां तक, ठीक है। फिर यहां से नेचुरल बाउंड्री नहीं है, यहाँ इधर ये इतनी पूरी आर्टिफिशियल बाउंड्री, ठीक है। चलिए, it begins to taper and extends toward, sorry, south of about 22° north latitude, south of about 22° north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. क्या कह रहे हैं कि around 22° it begins to taper from both sides and ultimately जो है वो यहाँ पर मिल जाता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ अरेबियन सी है। फिर look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30°. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं look at the figure 1.3, look at the figure 1.3 and एक मिनट, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखिए, फ्रॉम गुजरात, अच्छा सॉरी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं look at the figure and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30°, ठीक है। Despite the fact this fact that east-west extent appears to be smaller than north-south extent. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखिए, जो हमारी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, जो हमारी नॉर्थ से साउथ की एक्सटेंट है, वो अराउंड 29° की है या नहीं? 29° की है, ठीक है, 29° 2 मिनट्स। और जो हमारा इधर से इधर का एक्सटेंट है वो भी लगभग 29° का ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इंडिया की नॉर्थ से साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और यहां से यहां की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नियरली सेम है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वर्ड में यूज कर रहा हूं कि जो, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो होती है वो लैटिट्यूड होती है और वर्टिकल वाली लाइन जो होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक्सटेंट और ये एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट नियरली सेम है, 29°। जबकि अगर आप इसको ऐसे देखें तो आपको लगता है कि नॉर्थ से साउथ ज्यादा लंबा है। ऐसा नहीं लगता कि नॉर्थ से साउथ की एक्सटेंट ज्यादा होगी और इधर से इधर की कम होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन इन एग्जैक्ट टर्म्स ये बात सही है कि यहां से यहां की डिस्टेंस कम है, 2933 किलोमीटर, और यहां से नॉर्थ से साउथ की जो एक्सटेंट है वो ज्यादा है, 3214 किलोमीटर। यानी कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसमें ईस्ट से वेस्ट का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा होता है, ज्यादा कम है,
और नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा है। फिर फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, hence time along the standard meridian of India passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country। अब ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है समझिए। देखिए ये 29 डिग्री का एक्सटेंट है या नहीं? ठीक है। सन राइजेज इन दी ईस्ट एंड सेट्स इन दी वेस्ट। ठीक है। और अर्थ हमारी लगातार घूम रही है। ठीक है। तो सन जो है वो पहले इस वाले रीजन को मिलेगा बीइंग ईस्ट, यस और नो? बाकी लोग कोई डाउट? थोड़ी ज्योग्राफी ज्यादा है, मैं मतलब अचकचा भी फील कर रहा था इसको पढ़ाने में, बट एक सिंपल सी बस चीज इतनी है। ठीक है कि बिकॉज दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है। मतलब वैसे जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बाकायदा डायग्राम दिखा करके पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट, सो दिस एरिया विल गेट सन फर्स्ट। ठीक है। और यहां तक सन जो है वो देर में पहुंचेगा, सन नहीं पहुंचेगा, अर्थ रोटेट हो रही होगी। ठीक है। तो ये एरिया पहले अर्थ का सन के सामने आएगा और ये एरिया बाद में आएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, अर्थ जो है वो एक दिन में एक चक्कर लगा लेती है पूरा। मतलब अर्थ जो है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री पूरा घूम जाती है ना अपनी एक्सिस पर। अर्थ रोटेट्स 360 degree on its axis in 24 hours, yes or no? अपनी एक्सिस पर 360 डिग्री का चक्कर पूरा कर लेती है ना जो अर्थ गोल घूमती है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये है, ठीक है, ये दिख रही है। अरे भैया ये, so this is the revolution of earth, right? This is the revolution of earth on its axis। ठीक है। और सामने जो है वो सन है। ठीक है। सामने जो है इस तरीके से। ठीक है। सो दिस इज सन, राइट, एंड दिस इज अर्थ रिवॉल्विंग। और अर्थ रिवॉल्व कैसे हो रही है? ईस्ट से वेस्ट। अर्थ रिवॉल्व कैसे हो रही है? ईस्ट से वेस्ट। ठीक है। तो पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? अरे सॉरी, हाँ, वेस्ट से ईस्ट। ठीक है। पहले क्या होगा कि जो हमारा इधर वाला एरिया होगा, ठीक है, जो हमारा ईस्ट वाला एरिया होगा उसको सन जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। और जो हमारा वेस्ट वाला एरिया होगा उसको सन देर से मिलेगा। और ध्यान दीजिए कि 360 डिग्री अर्थ रिवॉल्व करती है 24 आवर्स में। 360 डिग्री अर्थ रिवॉल्व करती है 24 आवर्स में। तो एक घंटे में वो 15 डिग्री रिवॉल्व करेगी। ठीक है। और ये डिफरेंस है कितना? लगभग 30 डिग्रीज का।
ठीक है 30 है ना, हाँ ठीक है। यानी कि एक चीज ध्यान रखिए कि यहां तक जो है वो सन को पहुंचने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे यहां से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ अरुणाचल में सुबह 4 बजे ही सुबह हो जाती होगी और राजस्थान में 6 बजे सुबह होती होगी या 6:30 बजे होती होगी। यानी कि इनका जो डे टाइम है वो ज्यादा होता होगा और इनका डे टाइम कम होता होगा, हाँ या ना, या ज्यादा या कम नहीं, इनको जल्दी सुबह मिल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि चूंकि हमको ऑफिशियल पर्पस के लिए एक जैसे टाइम चाहिए, मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए, तभी आप ट्रेन के, बसेस के, प्लेन्स के जो है वो टाइम डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं, हम कोई एक लैटिट्यूड ऐसी मानेंगे जहां से हम टाइम डिसाइड करेंगे। तो ये 82.30 हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान ली है जहां से हमारा टाइम डिसाइड होता है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है, बट दिस इज जस्ट फॉर एक बिगिनिंग के पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहां से पास होती है, इट पासेस थ्रू मिर्जापुर। इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इट पासेस थ्रू मिर्जापुर, ठीक है। और फिर एक लाइन उन्होंने लिखी है, the latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north। अब ये लाइन कंसेप्चुअल लाइन है, ठीक है, ये लाइन कंसेप्चुअल लाइन है, इसमें अभी आपको बहुत नहीं पढ़ना है, ये मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ऐसा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिए। वर्तिका इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट है, मैं भेज दूंगा, ठीक है। India and the world. The Indian landmass has a central location between East and West Asia. Now, you just cut this line and paste it anywhere, either in the geography question of geography, natural resources, और India's energy security कि भैया इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी कैसी है और किस तरह से है और हम वहां क्या करेंगे, ठीक है। और इन एनी क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और सेंट्रल एशिया, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। दैट इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। थोड़ा सा दिखाने के लिए अगर हम यहाँ पर आए तो क्या है, ये ईस्ट एशिया है, ये वेस्ट एशिया है, एंड इंडियन लैंडमास इज सेंट्रलिटी। इंडियन लैंडमास, हाँ आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी, बाकी लोग आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? वर्तिका एक बार वो मतलब दोबारा ज्वाइन करना, देखना एक बार तुम्हारा जो साउंड डाउन है वो सही है। तुम्हारी ऑडियो अभी कनेक्टेड नहीं आ रही है, इसमें ऑडियो अपना वो कनेक्ट करो, इसमें ऑप्शन आता है, ठीक है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो ईस्ट वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के कन्फ्रेंस पर है, बीच में है, ठीक है। तो इंडिया के लिए इन दोनों जगहों से ट्रेड करना, इन दोनों जगहों के बीच में एक बैरियर बन, और एक चीज और, you see, India's geographical position makes India confluence of two civilizations or two cultures. One is this Arabic culture and other is this South Asian culture, ठीक है, and India is at the confluence of both. Plus India also have its own very rich culture. So the richness of India's culture also gets further enriched by this fact that India is at the confluence of both.
और इंडिया की खासियत रही है, क्या खासियत रही है? इंडिया की खासियत ये रही है कि इंडिया हमेशा एसिमिलेट करने में अच्छा रहा है। इंडिया मतलब भारत एक समुद्र की तरह है, ठीक है, जिसमें जो है वो आप कुछ भी डाल दो वो भारत के रंग में ही रंग करके निकलता है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि दिस पोजीशन ऑफ इंडिया which makes India a linkage between Arabs and Southeast Asians, Vietnamese, Hans and other, ठीक है, तो ध्यान रखिए। फिर तो एक चीज हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा मामला है, ये जो लाइन है हमारी, द इंडियन लैंड मास एज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ये जो हमारी लाइन है, द इंडियन लैंड मास, the Indian landmass has a central location between East and West Asia. ठीक है, the Indian landmass has a central location between East and West Asia. This thing is very important for your international relations purposes. This thing is very important for your international relations purposes. आप इस लाइन को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इस लाइन को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे वो GS3 का एनर्जी सिक्योरिटी हो कि इंडिया इज एट कन्फ्लुएंस ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि यहाँ पर भी ऑयल पाया जाता है, ब्रुनेई, मलेशिया और यहाँ इंडोनेशिया, और इधर भी ऑयल पाया जाता है, यहाँ भी नेचुरल गैस के वो हैं और यहाँ भी नेचुरल गैस के वो हैं, तो इंडिया एक कनेक्टिंग उसकी तरह है, ठीक है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अब ये क्या है? इसको हम, अगर हमारा आसियान से रिलेटेड कोई सवाल आए, ठीक है, अगर हमारा एशिया से रिलेटेड कोई सवाल आए या आसियान कंट्रीज से रिलेटेड कोई सवाल आए या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई सवाल आए, तो व्हाट वी कैन से कि इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। या जैसे एक हमारे यहाँ आजकल माहौल चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है? साउथ साउथ कॉपरेशन, यानी कि जो भी कंट्रीज 0 डिग्री के नीचे हैं, जो भी कंट्रीज 0 डिग्री के नीचे हैं, उनका कॉपरेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन, ठीक है, साउथ साउथ कॉपरेशन। तो हमने क्या करना है? ये जो साउथ साउथ कॉपरेशन वाला मामला है, यहाँ पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस लाइन, इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। The trans-Indian ocean routes, which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. क्या कह रहे हैं? अब इसको हम यूज कर सकते हैं हमारी मैरीटाइम अफेयर्स में, हमारे इंडो पैसिफिक वाले टॉपिक में, सब जगह पर, ठीक है। क्या? The trans-Indian ocean routes, which connect the Europe in the west and the countries of East Asia, ठीक है, यानी कि अगर हम ध्यान दें तो ये जो हमारा इंडियन ओशन है, जो यूरोप से लेकर के और इधर पूरे कंट्रीज को कनेक्ट कर देता है, ये हमें एक सेंट्रल पॉइंट बना देता है सारे ट्रेड का, एक फोकल पॉइंट बना देता है ट्रेड के थ्रू, कल्चरल एक्सचेंजेस का, आइडियाज एक्सचेंजेस का, टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस का, और एक
एक इंपॉर्टेंट मैरीटाइम प्लेयर बना देता है जिसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है इस रीजन में, टू इंश्योर फ्री फेयर एंड रूल बेस्ड ट्रेड ऑर्डर। ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड ऑर्डर। ठीक है, क्या तो the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. So, do you understand the point that geography is an important part of foreign relations? Yes or no? Geography is an important part of international relations. Right. ठीक है, आगे। So, note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो डेक्कन पेनिनसुला है हमारा, दिस पार्ट पेनिनसुला इज जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, पेनिनसुला इज जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, फ्रॉम थ्री डायरेक्शंस। तो ये हमारा पेनिनसुला है और ये कह रहे हैं कि सभी जगह से जुड़ा हुआ है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे इधर साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे बाकी। फिर ठीक है, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. ठीक है, no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. अब समझिए, so when we say so ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? कह रहा है नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया, एंड इंडीड इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। यानी कि जब हम कभी इंडिया की स्ट्रॉन्ग पोजीशंस की बात करें, जब कभी हम इंडिया की इंडियन ओशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात करें, तो हमेशा हम इस लाइन को डालें कि no other country in the Indian Ocean has such a big coastline as India, and that is why it is named after India. So at times when you would say Indo-Pacific, you can also say that in a way kind of, you know, makes us feel that we have lost our ocean, right? That makes us feel that kind of we have lost our ocean, because Indian Ocean was
India's ocean, right? Indian Ocean was India's ocean, and Indo-Pacific kind of subjugates Indian Ocean into Indo-Pacific, make it a larger geographical territory, and somehow it also gives a feeling that we have lost our ocean, right? तो ये लाइन बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it, which means what we are saying is India is a natural. What we are saying is India is a natural stakeholder in Indian Ocean. ये line भी we can use it anywhere. Yes, yes. अरे बोल दे भैया, सही जगह बैठो मुंह में, नींद आ रही है, क्या हो रहा है? बोलो ना. ठीक है. 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ये दिखा रहा है पूरा. ठीक है. सबसे बड़ा रशिया है, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. ठीक है. फिर ये मैप मैंने आपको बता दिया, आपने याद रखना है. ठीक है. और इससे भी इंपॉर्टेंट आपका ये मैप भी आप देख सकते हैं एक बार. ठीक है, कि हाउ इंडिया इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. ठीक है. और इसमें से हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम चेन्नई से कनेक्ट करेंगे व्लादिवोस्टॉक को. हम चेन्नई से कनेक्ट करेंगे व्लादिवोस्टॉक को. ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा. फिर India's contacts with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passes to the ancient travelers, while the oceans restricted such interactions for a long time. So the next thing that you will do is the travelers and the passes they used for coming into India. The travelers and the passes they used for coming into India, ये आपने निकालना है. ठीक है. फिर these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishads and Ramayana लिपिका का कहना है, मुझे लगा था खाली आप पढ़ाओगे, आपको नया काम दे रहे हो. ठीक है, काम नया आता रहता है. ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिए. फिर these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the story of Panchatantra, the Indian numerals and decimal system thus could reach many parts of the world. same चीज आरिफ भाई भी कहते हैं. वर्तिका, अब आवाज आ रही है? वर्तिका, आवाज आ रही है? ऑडियो उनका अभी भी कनेक्टेड नहीं है. अच्छा, कुछ शायद इन्होंने ऑप्शंस गलत चुन लिए हैं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा. है तो आज की क्लास हिमाचल प्रदेश से हो रही है. ठीक है, तो
और कल मैंने इसीलिए ऑफ भी दिया था कि मुझको आना था। हाँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कुछ ग्रामोदय से रिलेटेड काम था तो यहाँ पर। आप कब चले गए? कल सुबह निकले थे, शाम को बाइक से पहुंच गए, ठीक है। अरे घूमने नहीं आए हैं। ओ, हम पढ़ाई कर रहे हैं सर, मस्ती। हाँ, यहाँ तो हमारे रिसोर्ट खुल रखे हैं ना हमारे लिए, किंगफिशर हो रहे हैं बिल्कुल हम, है। कुछ नहीं, वो ग्रामोदय से रिलेटेड काम था। गांव में हम लोग पेपर बैग की मशीन लगाना चाहते हैं, तो उसी के लिए जो जिनसे मशीन वगैरह लेनी है, इज अ रियली गुड मैन, तो उनसे मिलना था। एंड ही हैज बीन मेंटरिंग अस ऑल अलोंग, तो ये था कि एक बार मुलाकात हो जाए। ये तो कहने की बात है, आप तो मौसम के मजे लेने भैया। यहाँ हम जहाँ हैं वहाँ कोई अच्छा मौसम नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल एकदम पठानकोट से लगा हुई जगह है, ठीक है। नूरपुर, ठीक है। तो आई एम नॉट इन माउंटेन्स, प्लेन्स है पूरा, ठीक है। मतलब अभी तक मेरी गाड़ी बिल्कुल भी एलिवेशन नहीं चढ़ी है, ठीक है। ये देखो आगे रहने दो आगे चलिए। तो दिस थिंग, the ideas of Upanishads and the Ramayanas, the story of Panchatantra, the Indian numerals and decimal systems that could reach many parts of the world due to the trade. So how now you can use this in GS paper 1 culture, you can use this in the essay, you can use this in the foreign relations. Soft power, how India's power, how Indian system, how Indian wisdom, how Indian values, Indian culture travels the world, and how it shaped the many parts of the world. Arabs adopted our decimal system and our numeric system, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर the spices, muslin, and other merchandise were taken from India to different countries. Trade again. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architecture values of dome and minarets from West Asia can be seen in the different parts of our country. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो पर्शियन आर्किटेक्चर है उसका इन्फ्लुएंस हम पर है, ग्रीक स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस है, और बदले में हमने बहुत सारी चीजें वो दी हैं, चाहे न्यूमेरिक वैल्यूज हो, चाहे उपनिषद का विजडम हो, चाहे मेडिकल विजडम हो, ये सारी चीजें। अब लोग गधे होते हैं, लोग गधे इसलिए होते हैं क्योंकि अल बरूनी से और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो लोगों को उससे मतलब नहीं है कि इसने क्या लिख रखा, नहीं, हमारा जो मतलब है, हमारे जो प्रेरोगेटिव्स हैं, हम तो उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो आइडिया इज इंडिया वाज ट्रूली कनेक्टेड, idea is India was globalized. Idea is India is global from time immemorial. And that is why your foreign minister says, I am East, I am West, I am South, I am North, I am universal, I am India. India has been shaping, नहीं उधर नहीं जाना चाहते, इधर ही रहो, हाँ ठीक। कल वाला आज ही शुरू हो जाएगा वरना, ठीक है। चलिए। कल मैंने ग्रुप पे कुछ वन लाइनर्स भेजे हैं, ठीक है। कल कल मैंने ग्रुप पे कल मैंने ग्रुप पे कुछ वन लाइनर्स भेजे हैं, सो दैट दोज वन लाइनर्स आर टू स्टार्ट द क्लास टुमारो, माहौल बनाने के लिए, ठीक है। तो वो माहौल, हवाबाजी जिसको कहते हैं, बिना हवाबाजी के माहौल बनता नहीं है ना। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है।
let me start and you will enjoy, right? मैंने चैप्टर 1 पढ़ा और मुझे कंफर्म हो गया कि आप रॉ के एजेंट हो। अभी तो सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ा है लिपिका। जब पूरी बुक पढ़ोगी तो शिफ्टिंग कंट्रोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी वाले जो लेक्चर्स हैं ना, और वेस्ट एशिया वाले जो लेक्चर्स हैं और चाइना वाले जो लेक्चर्स हैं, ऐसा लगेगा कि हम उनको बस डेंस वर्ड्स में लिख दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये पढ़ने के बाद तो हमको भी यही लगा कि क्या हमें भी नहीं मालूम है, हम रॉ के मेंबर हैं, या क्या ये लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं क्लास में क्लास में कैमरा लगा देते हैं। मैंने 2 पढ़ लिए, मतलब ऐसा लगा कि अगर चाइना नहीं पढ़ा होता तो ये तो समझ नहीं था। दैट इज व्हाई आई रैन अ सीरीज ऑन चाइना, राइट। और अगर आप देखेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे 15 मिनट वाले वीडियो, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट 2 मिनट में है। होता ही नहीं है। नहीं नहीं सोनम, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जिंदगी हसीन है, कतई परेशान मत हो। तुम साथ साथ देखती रहो, ठीक है। वो सब मेरे हाथ में छोड़ दो, मैं जब पढ़ाऊंगा तो कहीं कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। कल एक आ रही थी पूरी पॉलिटिक्स 2 मिनट में, ओ भाई साहब। अच्छा, चौहान साहब, तुम पिछले साल थे पॉलिटी की क्लास में? सर लास्ट में था मैं, मतलब बिल्कुल लास्ट के शायद 15-20 दिन। हाँ, जब लिख रहे थे हम लोग। यस सर। तो बताओ पॉलिटी 2 मिनट में हो सकती है क्या? ठीक है, यहाँ जो है वो पन्ने भर जाते हैं, एमपी जैन खत्म हो जाती है। कितने लोगों ने, अभी तो लोगों ने एमपी जैन का साइज नहीं देखा है। एमपी जैन जब मैं पढ़ाता हूँ तो सामने वाले लोग लिपिका दिखा के मन में तो ऐसे डिप्रेशन बैठ जाता है, ठीक है। कि मतलब ये किताब इतनी मोटी किताब, इतनी, मतलब उसमें 2000 पेजेस तो उसमें उसके इंडेक्स में है, करीब करीब 500 550 पेजेस तो उसमें, मतलब ऐसे वो जो वो होते हैं ना रोमन टाइप ऑफ नंबर्स, उसमें है, ठीक है। गौरव के वेट के बराबर। चलिए, तो व्हाट दिस लाइन टेल्स अस इज, बाला बहुत चुपचाप हो, क्या बात हो गई आज? तुमने 2 दिन से फिर कोई वर्ड नहीं बताया तमिल का, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम कल्चर कल्चर की बात कर रहे हैं और तुम कल्चरल यूनिफिकेशन पे ध्यान ही नहीं दे रही हो। क्या क्या हुआ बोलो। टारगेट चल रहे हैं नहीं चल रहे? बहुत सख्त आदमी हूं, वेरी स्ट्रिक्ट। टारगेट चेक नहीं हुए तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, जब तक टारगेट पूरे नहीं होंगे तब तक। बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रिक्ट हूं मैं। हाँ, हल्के में मत लेना मुझको। आगे, on the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. So, see, idea is when you are truly when you are truly when you truly understand the syllabus,
then you can use these words, use these lines according to the नीड एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस एंड सिलेबस। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए पहली जो प्री कंडीशन है वो क्या है कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस से याद आया, बाला जीएस पेपर 3 का सिलेबस याद हो गया। जीएस पेपर 3 का सिलेबस मेमोराइज्ड और नॉट? कैसे चलेगा काम? ऐसे नहीं चलेगा काम ना, गलत बात, कतई नहीं। व्हेन, सवाल है कब। चलो 14th, right? India's neighbor. So I have told you this, that India's cultural connect, India's integration to the world, India was global, and that was our globalization, right? Where we dominated 25% of the world GDP. Don't tell us about globalization. Do not tell us, right? We know better. Yeah. India's neighbors. India occupies an important strategic position in South Asia. India has 29 states and 7 union territories. ये अब चेंज हो गया है, आप जानते हैं। India shares its land boundaries with Pakistan, Afghanistan and the northwest. China मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर, तिब्बत, नेपाल and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. ठीक है, our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. तो हमको क्या करना है, हमारे लैंड बॉर्डर्स किस किस से लग रहे हैं ये ध्यान रखना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। इतने कंट्रीज से हमारे लैंड बॉर्डर्स लगते हैं। सदर्न नेबर्स में हमारे कौन कौन है? मालदीव्स एंड श्रीलंका। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by Park Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated of the south of the Lakshadweep Island. अब यहाँ क्या करना है? यहाँ करना यह है कि ये यहाँ पर चैनल्स हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मालदीव्स और इंडिया को कौन सेपरेट करता है ये भी पता होना चाहिए। कौन सा चैनल, यहाँ पर जो है पार्क स्ट्रेट, ये पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार के बारे में उन्होंने बताया कि ऊपर से साउथ से नॉर्थ की पोजीशन उसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, और इंडिया के जो नेबर्स हैं उनमें किन किन नेबर्स के साथ में इंडिया की कोई नेचुरल बाउंड्री है वो भी पता होनी चाहिए। किन किन नेबर्स के साथ में इंडिया की कोई नेचुरल बाउंड्री है वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, India has had strong geographical and historical links with our neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. ये आपने करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर जैसे होता क्या है, अरे यार इतनी जल्दी है तुमको, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एक बार ये देख लो। फिर ये सवाल बड़ा अच्छा है, the central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? So these type of questions you can write with your wisdom. इनका आंसर जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में पढ़ा वहीं से हो, जो हम और बाकी चीजें पढ़ रहे हैं उससे भी हम लिख सकते हैं। चलो ये सवाल लिख के दिखाओ मुझे परसों, चलो कल ही दिखा दो, एक ही सवाल तो है ये सवाल। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, जो भी आपका मन आए, जितना भी जो भी हो वो आप लिख करके दिखाइए। ठीक है,
राइट, लिपिका चुप रहो। ठीक है, अब आते हैं हम क्वालिटी पर। ये ज्यादा प्लस और माइनस ना किया करो, गुणा भाग हम कर देंगे सारा तुम लोगों का। हाँ, देखो 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 ज्ञान देखो, आप ज्ञान तो देखिए, पढ़ो लिखो भाई, है। वाह, मजा, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, मजा लीजिए। कैसे? जैसे यहां पर बेल्जियम और श्रीलंका है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज construct examples. Example of Belgium, which is a success story. Example of Sri Lanka, which is a failed decision. And you would know what to do and what not to do. You can quote these examples anywhere. तो पहला काम हमने क्या करना है? You have to do nothing. Just write example of Belgium and Sri Lanka, and then टेल कि बेल्जियम में ये चैलेंजेस थे, श्रीलंका में ये चैलेंजेस थे, बेल्जियम हैंडल्ड दिस वे, श्रीलंका हैंडल्ड दिस वे, एंड रिजल्ट ऑफ बेल्जियम दिस एंड श्रीलंका दिस। ठीक, तो पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये हो जाए और यहाँ श्रीलंका और ये सब हो जाए, ठीक, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? लर्निंग्स। ठीक, लर्निंग्स में पहला काम श्रीलंका ने क्या किया? मेड बुद्धिज्म द नेशनल रिलीजन एंड हिंदी, सॉरी, सिंहली द ऑफिशियल लैंग्वेज, thus alienating the minorities and others. ठीक, एंड उसमें भी आप क्या करेंगे कि जैसे ये शब्द है मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, दिस वर्ड मेजोरिटेरियनिज्म, आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, एंड हाउ दैट एलियनेशन रिजल्टेड इन दिस सिविल वॉर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? बेल्जियम पर आएंगे, व्हाट बेल्जियम डिड राइट। वही दिक्कत है कि मेजोरिटेरियनिज्म ये होता है, ठीक है, कि जॉब से डिप्राइव कर देना, कल्चरल राइट से डिप्राइव कर देना, सारी चीजें, उसको कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। आज के लोग जो फैशन में बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। खैर, दूसरा है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। यहाँ क्या करना है? यहाँ पर हमको ये डालना है कि उन्होंने क्या किया, एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस ले आई, एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस ले आई टू प्रोटेक्ट द कल्चरल राइट्स, ठीक है। तो एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस ले आए टू प्रोटेक्ट दी कल्चरल राइट्स, यस और नो? ठीक,
तो वो ध्यान रखिएगा। नंबर 2, दीज आर दी सजेशंस, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्लस, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री में पावर शेयरिंग कर दी, मिनिस्ट्री में पावर शेयरिंग कर दी, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, हाउ दे रिसोर्टेड टू शेयरिंग ऑफ पावर, हाउ दे accommodated minorities and what can be achieved by that accommodation, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो आप इसके जब नोट बनाएंगे तो इसके नोट्स कैसे बनेंगे, एग्जाम्पल एंड व्हाट हैपेंड, व्हाट टू डू, ठीक है, एंड व्हाट नॉट टू डू। और यहां पर फिर उन्होंने ये लिखा है, ठीक है, respecting the feeling and interest of different communities and regions such as realization resulted in mutually accepted arrangements for sharing power, blah blah blah, ठीक है। और फिर इन्होंने यहां से लिखा है कि why power sharing is desirable। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहला, ये अपने आप में बहुत तगड़ा डॉक्यूमेंट है, ये जो है ये अपने आप में बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा वो है जो मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा कि हमको पावर शेयरिंग, अच्छा यहाँ से यू लर्न लैंग्वेज ऑल्सो, यू लर्न वर्ड्स, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, हाईलाइट दिस, highlight this is legitimacy of government, this is legitimacy of government। तो आप इन शब्दों को, इन डेफिनेशंस को जरूर हाईलाइट करें। जैसे ऊपर मेजॉरिटेरियनिज्म था, या ये वन लाइन जो वन लाइनर है कि लेजिटिमेसी, कि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी क्या होती है, हम कब बोलेंगे कि कोई गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो उस चीज को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इन्होंने दो तरह के रीजन बताए हैं, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन, ठीक है। तो वो ध्यान रखिए। फिर ये खलील जी का डायलेमा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पर, कि यहां पर आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो पावर शेयरिंग है, हमारी जो पावर शेयरिंग है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। हमारी जो पावर शेयरिंग है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक होगी वर्टिकल और एक होगी हॉरिजॉन्टल। एक होगी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर हो रही होगी, और एक होगी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में हॉरिजॉन्टल पावर शेयर हो रही होगी, और एक होगी जो वर्टिकल पावर होगी, स्टेट, सेंटर, स्टेट और लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या बनाना है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें क्या बनाना है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो वो ध्यान रखिए। फिर उन्होंने वो पूरा दे रखा है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स पूरा डाल रखा है, ठीक है। तो इसमें आपके नोट्स कैसे बनेंगे, पहला स्टोरीज, लर्निंग्स, दूसरा पावर शेयरिंग, द रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, एंड थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। इन चार हेडिंग्स में बनेगा, ठीक है, इन चार हेडिंग्स में बनेगा। सोनम आए नहीं मेरे पास, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू विल मेक नोट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये आपका मामला है, इन दो चीजों पर आप मुझे बना करके दिखाइए नोट्स, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कल करेंगे, फिलहाल यहीं रोकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर भी मुझे लिख करके दिखाइए, ठीक है।
हाँ सही है, ठीक है। क्या नाम है, ओए कट। सोनम, ठीक बनाया, ठीक है। वैसे मन तो कर रहा है कि यहाँ से डलहौजी जो है वो 2 घंटे का रास्ता है, तो सोच रहे हैं कि सैटरडे संडे की क्लास डलहौजी से ले लें, और यहाँ माहौल भी रहेगा एकदम, ठीक है। और जयशंकर साहब की जो है वो है, हमें इतना काम देकर तो घूम रहे हैं, बताओ, शाबाश, ठीक है।